स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में देखा था कि राउट लॉ क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव द्रव विलयन क्या होता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सी डिफिनीशन है। ऐसे सभी सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे सभी सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं? आइडियल होते हैं। ठीक है, या फिर राउल्ट के नियम का पालन करने वाले सभी विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, राउल्ट के नियम का पालन करने वाले सभी विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ आर आइडियल। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? जीरो। अब ये डेल्टा एच मिक्सिंग और ये डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। इसका मतलब है जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, ठीक है, ये विलेय और विलायक को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा ना तो विलयन से ली जाएगी ना तो विलयन को दी जाएगी। मतलब ना तो वो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी ना ही वो प्रक्रिया ऊष्माशोषी होगी। क्या कहा कि जब अगर आप कह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है, ठीक है, कोई विलयन आदर्श है, तो क्या होगा? जब आप उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो ना तो वो प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा ना वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। मतलब उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद और मिक्स करने के पहले जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का अंतर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने का मतलब क्या है? जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का, मतलब विलेय का, और जो आपका वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का, मतलब विलायक का। ठीक है, क्या है? जो विलेय का आयतन होगा, जो विलायक का आयतन होगा, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा, वो क्या होगा? विलयन के योग के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि 10 ml पानी ले लीजिए और 10 ml आप ले लीजिए एल्कोहल। ठीक है, अब अगर आपका विलयन 20 ml का बनता है, ठीक है, तो उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, और अगर इस विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब क्या है? आप जब एल्कोहल और वाटर को मिला रहे हैं तो ना तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना एक्सोथर्मिक, ना ही ऊष्माक्षेपी ना ही ऊष्माशोषी, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे जो क्राइटेरियाज़ हैं, ऐसे जो आपके पॉइंट्स हैं, ये जिन भी सॉल्यूशन द्वारा, जिन भी विलयनों द्वारा फॉलो होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, तो आदर्श विलयन बस यही इतना होता है। ठीक है, ये राउल्ट के नियम का फॉलो करते हैं। जो राउल्ट लॉ वाला कर्व बना था वो भी यही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नाम से ही पता है कि ऐसे विलयन या ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। अब अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? या तो ये जो हैं ये राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे, या तो निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। अब ये जो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन है ये क्या है? ये चलिए हम लोग ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अनादर्श विलयन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें से हम पहला पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, ठीक है, तो राउल्ट के नियम से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे या धनात्मक विचलन दिखाएंगे वो एक क्लास हो जाएगा, और इसी तरीके से राउल्ट के नियम से जो निगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे वो दूसरा क्लास हो जाएगा अनादर्श विलयन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन है क्या। चलिए, होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपका जो विलेय है,
ठीक है, ये आपका विलेय या सॉल्यूट, अगर ये ए टाइप का है, ठीक है, मतलब विलेय के जो कण होंगे उसमें भी तो एक बंध होगा ना, तो उस बंध को हम ए प्रकार से दिखा रहे हैं। और जो आपका विलायक है वो है बी प्रकार का, ठीक है। जब आप विलयन बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक तीसरा प्रकार का इंटरेक्शन आता है। विलयन जब आप बन जाता है तो इस विलयन में क्या क्या इंटरेक्शन होगा, क्या क्या बल लगेंगे, इसमें जो होगा ये बल क्या होगा, एक तो हो जाएगा ए वाला बल, ठीक है, विलेय के कणों के बीच जो बल लगेगा, दूसरा जो बल लगेगा वो विलायक कणों के बीच लगेगा, और तीसरा जो बल होगा वो क्या होगा, विलेय और विलायक कणों के बीच बल लगेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के बंध विलयन में आपके बनेंगे। एक तो विलेय के बीच का बंध होगा, एक विलायक के बीच का बंध होगा, और एक विलेय और विलायक के बीच का बंध होगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर आप कह रहे हैं कि ये जो आपका विलयन है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब क्या है कि ये जो ए बी बंध की मजबूती है ना, जो ए बी बॉन्ड की मजबूती है वो मजबूती इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे है, देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर आप कह रहे हैं धनात्मक विचलन शो हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो ए बी बॉन्ड है, मतलब जो विलयन में विलेय और विलायक के बीच का जो बंध है उसकी मजबूती जो है वो क्या है, विलेय सॉल्यूट के बीच का जो बॉन्ड है उससे कम है, मजबूती कम है। और इसी प्रकार जो सॉल्वेंट या विलायक के बीच का बंध है उससे भी ये वाली बॉन्ड की मजबूती क्या है, बंध की मजबूती क्या है, कम है। अब अगर ये मजबूती पहले से कम हो रही है, ठीक है, पहले तो ज़्यादा था, है ना, दोनों ही केस में देखिए पहले ज़्यादा था और अब क्या है, पहले से कम हो रही है। तो अगर पहले से कम हो रही है तो क्या होगा कि विलयन में जो विलेय और विलायक के कण हैं, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन है, जो आकर्षण बल लग रहा है वो पहले से कम होगा। और उस केस में विलेय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन को छोड़ के, विलयन को छोड़ के वाष्प अवस्था में, वेपर फेज में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। और उस केस में क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो इंटरेक्शन है ना, ये जो बल लग रहा है, ये जो आकर्षण बल है ये पहले से क्या है, कमज़ोर है। मतलब ये बंध क्या है, ए अलग हो जाएगा आसानी से और बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा आसानी से। अब ये अगर दोनों अलग हो जाएंगे आसानी से तो अब ये तो विलयन में रह ही नहीं पाएंगे, ये दोनों सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे वेपर फेज में, वाष्प अवस्था में। भाई आप सॉल्यूशन को गर्म भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। जब ये वाष्प अवस्था में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प अवस्था में जब जाएंगे तो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब विलयन का बढ़ जाएगा। और जब वाष्प दाब विलयन का बढ़ जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल है। और ये अगर ये वाष्प दाब बढ़ रहा है तो ये पहले से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये जो नया कर्व आया, नया वक्र जो आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि विलयन का वाष्प दाब पहले से बढ़ जाता है। और अगर पहले से बढ़ जाता है तो ये ऊपर की तरफ एक कर्व बनता है, इसी को हम बोलते हैं धनात्मक विचलन। देखिए ऊपर की तरफ हुआ है। एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं कि विलेय और विलायक के कणों के मध्य सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो पहले से कम हो गया है। और अगर पहले से कम हो गया है तो क्या होगा
कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, विलेय और विलायक के जो कण हैं वो अब सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे, वो विलयन में नहीं रहेंगे, वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, आप अगर घर पे फ्री हो जाओ तो आप घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करोगे बशर्ते घर में रहने से, ठीक है। तो यही हो रहा है, ए और बी के जो कण हैं, ए और बी के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो गए हैं, ठीक है। तो जब फ्री हो गए हैं तो वो क्या करेंगे, वेपर फेज़ में, वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। और अगर जैसे ही वाष्प अवस्था में जाते हैं तो वाष्प दाब या वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है, और यही वाष्प दाब का बढ़ना यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित होने का कारण ये है कि ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन जो लग रहा था वो पहले से क्या है, कम हो गया है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं निगेटिव डेविएशन। देखते हैं सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। तो ये अनादर्श विलयन का दूसरा प्रकार है। इस केस में क्या होता है, जैसे अभी देखा ना पीछे कि जो ए इंटरेक्शन है, ये कैसा इंटरेक्शन है, विलेय विलायक के बीच का, विलेय और विलेय के बीच का, सॉरी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, और ये आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या विलायक विलायक इंटरेक्शन है। जब आप विलयन बनाते हैं तो एक तीसरा प्रकार का इंटरेक्शन आता है, वो क्या होता है, ए बी, विलेय और विलायक के बीच का जो बातचीत है, जो इंटरेक्शन है, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई विलयन ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो ए बी बॉन्ड है, ए बी बंध है, इसकी जो मजबूती है, ठीक है, ये ए वाले बॉन्ड से ज़्यादा है, और इसकी जो मजबूती है ये बी वाले बॉन्ड से भी ज़्यादा है। मतलब क्या है, अब जो विलयन बन रहा है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के, वो ज़्यादा ज़ोर से बंध गए हैं, वो ज़्यादा मजबूती से बंध गए हैं। और अगर ज़्यादा मजबूती से बंध गए हैं और अब आप विलयन को गर्म करें, सॉल्यूशन को गर्म करें, तो उनके पार्टिकल्स का, उनके अणुओं का गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, है कि नहीं भाई। अब आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो ए बी बॉन्ड टूटेगा, तभी आपको वेपर्स मिलेंगे, तभी आपको वाष्प मिलेगा, क्योंकि अब ये बॉन्ड मजबूत हो रहा है, ठीक है। अब ये बॉन्ड पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में मजबूत हो रहा है। तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब ये बॉन्ड मजबूत हो गया, जब ये बंध मजबूत हो गया, तो क्या होगा कि वाष्प अवस्था में कम अणु जाएंगे, वेपर फेज़ में कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और अगर वेपर फेज़ में कम मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, उसका भी अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर या वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो ये कम होना इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए टोटल वेपर प्रेशर, टोटल जो वाष्प दाब था वो क्या है, पहले की तुलना में कम हो गया। यहाँ पे भी सेम काम होगा और यहाँ पे भी सेम काम होगा। क्लियर है। तो हुआ क्या है कि ये बॉन्ड जो था विलेय और विलायक के बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, वो पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो गया। और जब ज़्यादा मजबूत हो गया तो अब जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो वेपर फेज़ में नहीं जा पाएंगे। जब आप गर्म करेंगे तो वेपर फेज़ में जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत हो गया ना, ये बॉन्ड क्या है, पहले से मजबूत हो गया है, ठीक है। तो उस केस में वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो यही होता है निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो अगर आप समरी देखें तो पॉजिटिव डेविएशन कब दिख रहा था, जब ए बी के बीच का इंटरेक्शन पहले से कम हो रहा था, है ना। ए और बी के बीच का इंटरेक्शन पहले से लो हो। और नेगेटिव डेविएशन कब हो रहा है, जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन पहले से ज़्यादा या हाई हो, ठीक है। ये काम हो गया। एक और चीज़ देखते हैं, ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखें। है क्या कि जैसे मान लेते हैं ये ए बी इंटरेक्शन हो रहा है, कोई हमने एक विलयन लिया, कोई एक सोल्यूशन लिया, ए बी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब है क्या, जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर्स बनेंगे, ये वाष्प बनेंगे,
और ये वाष्प क्या करेंगे, ये बर्तन की ऊपर जो ढक्कन रखा है इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब अप्लाई यहाँ पे करेंगे। यही दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। ठीक है, इतना आप जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक ना, वेपर प्रेशर पहले की तुलना में ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि धनात्मक विचलन आया है। ठीक है, अगर वाष्प दाब पहले की तुलना में ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे धनात्मक विचलन हुआ है। और अगर वेपर प्रेशर पहले की तुलना में, ठीक है, कम आ रहा है तो क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक की डिफिनीशन। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा था कि ऐसा टेम्परेचर या ऐसा तापमान जिस पे कोई द्रव या लिक्विड उबलना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, पर वो इनकरेक्ट डिफिनीशन होती थी। हम लोग यहाँ पे एक एक्यूरेट डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, पहले ये देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, वीपी स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप आगे भी इसको देखेंगे। ठीक है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, आप इसको गर्म करेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे, इसके वाष्प बनेंगे, और ये वाष्प क्या करेंगे, इस ढक्कन पे दाब लगाएंगे। ठीक है, ये दाब कैसा होता है, वाष्प दाब होता है। ये दाब कैसा है, वाष्प दाब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस बर्तन के ढक्कन के ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब ऊपर से। और जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे, इस द्रव को गर्म करेंगे, तो अंदर से जो वेपर्स निकल रहे हैं, जो वाष्प निकल रहे हैं, वो इसको अंदर से प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यही बोलता है, क्वथनांक ये बोलता है कि जब ये अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाए और ये काम जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे हो, वही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। आप वायुमंडलीय दाब तो बदल नहीं सकते हैं, आप क्या बदलेंगे, अपने चूल्हे की आंच बदलेंगे, अपने बर्नर की जो फ्लेम है वही बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो यही आपका बदलता है। ठीक है, और जिस तापमान पे ये अंदर वाला वेपर प्रेशर या वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, हम बोलते हैं कि वही तापमान क्या है, उस लिक्विड का, उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं, जिस भी लिक्विड का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, आप इसको ज़रा सा गर्म करते हैं, है ना, बहुत ज़रा सा गर्म करते हैं, इसमें से खूब ज़्यादा वेपर्स निकलते हैं, खूब ज़्यादा वाष्प यहाँ पे निकलते हैं। तो जब ज़्यादा वाष्प निकल रहे हैं तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, है ना, ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। और ऊपर का प्रेशर कितना है, 1 atm है। ठीक है, ये 1 atm प्रेशर है। और एक भी ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अंदर का प्रेशर 1 atm से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा होगा ये ढक्कन जो है ये हिलने लगेगा। ठीक है, आप ढक्कन को बंद करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ढक्कन ही क्या होगा, तुरंत हिलने लगेगा। जहाँ पे ढक्कन बंद करते हैं वो क्या होता है, प्रेशर कुकर वाला काम हो जाता है वहाँ पे। तो ये ढक्कन थोड़ा सा फ्री है हिलने के लिए। तो क्या है, हमने ऐसा लिक्विड लिया जिसमें खूब वेपर प्रेशर बनता है, खूब क्या करते हैं, वेपर्स निकलते हैं, खूब वाष्प निकलते हैं। ज़रा सा गर्म किए और खूब सारा वाष्प निकल गया, वेपर्स निकल गए। तो उस केस में क्या होगा, जब ज़्यादा वेपर्स निकल रहे हैं, ज़्यादा वाष्प निकल रहे हैं, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर भी होगा और कम ही तापमान पे ज़्यादा वाष्प दाब हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वेपर्स निकल रहे हैं थोड़ा सा तापमान देने पे। उस केस में ये जो कंडीशन है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक ना, आपको वो कंडीशन निम्न तापमान पे मिल जाती है। तो हम कहते क्या हैं, जिस भी लिक्विड का, जिस भी द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे आप एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल को आप ज़रा सा गर्म करेंगे तो उसमें से खूब ज़्यादा वेपर्स निकलते हैं, और खूब ज़्यादा वेपर्स निकलेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने की वो पहले मिल जाएगी, लो टेम्परेचर पे मिल जाएगी, और उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ऐसे लिक्विड जिनका वाष्प दाब कम होता है, बहुत कम होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर हम अल्कोहल और वाटर की तुलना करें, अल्कोहल और लिक्विड वाटर का वो करें, जल का तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो अल्कोहल के वाष्प दाब ज़्यादा होते हैं, अल्कोहल का वेपर ज़्यादा बनता है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कम होता है। वहीं जो आपका पानी है उसका वेपर प्रेशर, उसका वाष्प दाब कम होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है, अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये रिलेशन आप ज़रूर ध्यान देंगे और इस चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको भी ज़रूरत हो, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हों इस साल, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।